खान हवेली का वसीउ और इस लाउंज इस वक्त किसी कदीम कब्रिस्तान की मानित वीरान और खामोशी में डूबा हुआ था, जहाँ की फिजा में तनाव इस कदर शदीद था कि सांस लेना भी दुश्वार महसूस हो रहा था। दीवारों पर आवेजा आबाओ अजदाद की बड़ी बड़ी तस्वीरें भी जैसे इस वक्त वहां मौजूद जिंदा इंसानों की बेबसी पर नुआ करा थी। मुख्तार खान जो इस खानदान के सरबराह और अपनी रूपदार शख्सियत के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे, आज उनके चेहरे पर सदियों की थकन और शिकस्तगी नुमाया थी। उनके सामने मेज पर बिखरे वो चंद कागजात नहीं थे, बल्कि उनकी इज्जत और वक़ार का जनाजा था, जिसे उनका असली दुश्मन नुमान शाह अपने मकरवा अजाइम के कफन में लपेट कर उनकी दहलीज पर फेंक गया था। अरबाज खान और अरहम खान, जो हमेशा अपने बाप के बाजू बनकर खड़े रहे, आज सर झुकाए ऐसे बैठे थे जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। घर की औरतें पर्दे के पीछे सिसकियां ले रही थी और नौजवान नस्ल, जिसमें राफिया, रयान और दीगर कजन शामिल थे, एक कोने में खड़े बड़ों के फैसले के मुंतजर थे। मगर उन सब के चेहरों के तासुरात जुदा थे। राफिया, जो अरबाज खान का बड़ा बेटा और हवेली का सबसे समझदार और ठंडे मिजाज का नौजवान था, उसकी पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी थी। वो मामले की नजाकत को समझ रहा था कि दुश्मन ने वार इस बार जमीन पर नहीं, बल्कि उनकी गुर्बत पर किया है। लेकिन उसके बरअक्स अरहम खान का बेटा रियान खान, जो अपनी अना और गुस्से में मशहूर था, उसका चेहरा तिमतिमा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और मुट्ठियों की गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नाखून हथेलियों में पेवस्त हो रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर इस वक्त नुमान शाह उसके सामने होता तो वो कच्चा चबा जाता। मुख्तार खान ने कांपते हाथों से पानी का गिलास लबों से लगाया और फिर बराई हुई आवाज में बोले, वो सांप हमारी आस्तीनों में पलकर इतना बड़ा हो गया कि अब हमें ही डसने चला है। उसने ना सिर्फ धोखे और जाली कागजात के जरिए हमारी जिदी पुश्ती जमीनों पर कब्जा कर लिया है, चूंकि हमारी मुआशियत की रीढ़ की हड्डी थी, बल्कि अब वो सुलह के नाम पर हमारी इज्जत का सौदा करना चाहता है। ये अल्फाज लौज में बम की तरह फटे। रेयान, जो अब तक जब्त के बंधन में बंधा था, एक कदम आगे बढ़ा। उसका लहजा किसी जख्मी शेर की तरह दहाड़ जैसा था। बाबा साई, आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? क्या मुतालबा किया है उस कमीने ने? जमीनें गई तो वापस छीन लेंगे, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अरहम खान ने बेटे की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी। मसला सिर्फ जमीन का नहीं है रेयान। वो कह रहा है कि अगर हम अपनी जमीनें वापस जाते हैं तो हमें बदले में अपनी बेटी, तुम्हारी छोटी बहन अरूही का रिश्ता उसके बेटे के लिए देना होगा। और वो भी इज्जत से बहू बनाकर नहीं, बल्कि वो कह रहा है कि उसे अपनी हवेली की कनीज बनाकर रखेगा, ताकि खानों की इज्जत को अपने पैरों तले रोल सके। ये सुनना कर के रेयान के दिमाग में जैसे लावा फट पड़ा। उसके कानों में साए साए होने लगी। अरूही, जो इस घर की सबसे लाडली और मासूम कली थी, जिसकी तरफ आज तक किसी ने मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं की थी, उसके बारे में ऐसे अल्फाज? रेयान का खून खौलने लगा। उसके जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। उसे पास पड़ी कुर्सी को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वो दूर जा गिरी। इसकी इतनी हिम्मत! वो हमारी बेटियों के बारे में ये सोचेगा और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मैं उसकी जुबान खींचूंगा। मैं उसका वो हशर करूंगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। राफिया फौरन आगे बढ़ा और रेयान के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश की। रेयान, होश के नाखुन लो। ये वक्त जज्बात का नहीं, होश का है। वो यही चाहता है कि हम गुस्से में कोई गलत कदम उठाएं और वो हमें कानूनी तौर पर भी जगड़ ले। हम इज्जतदार लोग हैं, जो भी करेंगे बाइज्जत तरीके से करेंगे, कानून का सहारा लेंगे या फिर जिरगे में बात रखेंगे। रेयान ने चुटकी से राफिया का हाथ अपने कंधे से हटाया। उसकी आंखों में जुनून नाच रहा था। भाड़ में गया कानून और भाड़ में गया जिरगा राफिया भाई। जब बात घर की औरतों की इज्जत पर आ जाए ना, तो कानून की किताबें बंद हो जाती हैं और गैरत के फैसले होते हैं। आप लोग बैठकर मशवरे करें, लेकिन मुझसे ये तमाशा नहीं देखा जाता। वो तूफान की तरह वहां से निकला। पीछे से रहम खान और अरबाज खान ने उसे आवाजें दी, मगर उस पर जुनून सवार था। मुझे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय अपने अंदर जलने वाले इंतकाम की आग के। वो सीधा गिराज में गया, अपनी जीप निकाली और टायरों की चीखती हुई आवाज के साथ हवेली से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि नुमान शाह ने उसकी बहन का नाम लेने की जुर्रत कैसे की। अब वो नुमान शाह की इज्जत पर वार करेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जैसे को तैसा। रान ने अपने चंद वफादार और
जिरी दोस्तों को कॉल की और ने फौरन शहर के बाहर वाले अड्डे पर पहुंचने का कहा। उसका मंसूबा खतरनाक था, पागलपन की हद तक खतरनाक। उसे खबर मिली थी कि आज नुमान शाह की हवेली में जश्न का समा है। उसकी बेटी की शादी है, दुश्मन की बेटी की शादी, और इधर खालों के घर में मातम। ये उसे गवारा नहीं था। तुमने मेरी बहन का सौदा करने का सोचा? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बेटी का दर्द क्या होता है। तुम्हारी बेटी दुल्हन बनेगी, मगर रुखसत होकर तुम्हारे दामाद के घर नहीं, मेरी हवेली आएगी, कैदी बनकर। उसने स्ट्रिंग पर व्हील पर मुक्का मारा, गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। हवाएं उसके गजब की गवाही दे रही थी। कुछ ही देर में वो अपने दोस्तों के साथ नुमान शाह की गांव की हदूद में दाखिल हो रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शाह विलास रोशनियों में नहाया हुआ था। शादी की तकरीबात अरूज पर थी। ढोल की थाप, शहनाइयों की आवाजें दूर तक आ रही थी। सिक्योरिटी सख्त थी, लेकिन रयान खान को रोकना नामुमकिन था। वो मौत से खेलने का आदी था। उसने अपने दोस्तों की हदायत की कि वो अकबी दरवाजे से गार्ड को उलझाए, जबकि खुद मरकजी हिस्से की तरफ पड़ेगा, जहां दुल्हन का कमरा था। उसके दोस्तों ने कमाल होशियारी से बिजली की तारें काट दी और अचानक छा जाने वाले अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाते रयान साय की तरह हवेली के जनान हिस्से की तरफ पड़ा। उसे मालूम था कि इस वक्त दुल्हन अपने कमरे में अकेली होगी, क्योंकि रस्मों का वक्त करीब था। वो पाइप के जरिए ऊपर वाली मंजिल की खिड़की तक पहुंचा और शीशा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मध्यम इमरजेंसी लाइट जल रही थी और सामने बेड पर सुरख आरूसी जोड़े में मलबूस जेवरात से लदी भरी एक लड़की बैठी थी, जो शायद बाहर के शोर से घबरा कर दरवाजे की तरफ देख रही थी। ये मिनहा थी, नुमान शाह के छोटे भाई अरसलान शाह की बेटी, एक नायत मासूम, नाजुक और खूबसूरत लड़की, जिसका सियासत और दुश्मनों से कोई ताल्लुक नहीं था। वो तो अपनी किताबों और फूलों की दुनिया में मगन रहने वाली लड़की थी, लेकिन रान की आंखों पर तो नफरत की पट्टी बंधी थी। उसे उस सुर्ख जोड़े में लिपटी लड़की में सिर्फ नुमान शाह का गरूर नजर आ रहा था। नीना ने जैसे ही खिड़की टूटने की आवाज सुनी और देवकल साई को अंदर आते देखा, उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि रेयान ने चीते किसी फुर्ती से आगे बढ़कर अपना सख्त हाथ उसके मुंह पर रख दिया। एक लफ्ज नहीं, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खामोश रहो। उसकी आवाज में ऐसी दहशत थी कि मिन्हा का खून खुशक हो गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ के साए लरसने लगे। वो बेबसी से उस अजनबी को दिख रही थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह धमक रही थी। रान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। उसने जेब से क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ रुमाल निकाला और उसकी नाक पर रख दिया। मिनाह ने मजामत करने की कोशिश की। उसके नाजुक हाथ रयान के बाजुओं पर पड़े। उसने अपने पैर चलाए, लेकिन रयान की गिरफ्त लोहे की मानित थी। चंद ही लम्हे में उसका वजूद ढीला पड़ गया और वो बेहोश होकर रयान के बाजुओं में झूल गई। रयान ने नफरत से उसे देखा। ये तो बस एक शुरुआत है, मेहमान शाह। उसे किसी बोरी की तरह उस नाजुक से वजूद को अपने कंधे पर लादा और उसी रास्ते से बाहर निकल गया जहां से आया था। बाहर उसके दोस्त गाड़ी स्टार्ट किए खड़े थे। सारा काम इतनी खामोशी और तेजी से हुआ कि जब तक शाह विलास में बिजली आई और लोग दुल्हन के कमरे तक पहुंचे, रेहान खान अपनी गनीमत को लेकर दुश्मन की हदूद से बहुत दूर निकल चुका था। वापसी का सफर इंतहाई तेज रफ्तार था। रेहान का दिल अभी भी इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बहन की तौहीन का बदला ले लिया है। वो नहीं जानता था कि वो अपने साथ क्या तूफान लेकर जा रहा है। खाना हवेली में अभी तक लोग जाग रहे थे। परेशानी की फिजा कायम थी कि अचानक गेट खुलने की आवाजें और रेहान की गाड़ी तूफानी रफ्तार से अंदर दाखिल हुई और ब्रेकों की चरचहाट के साथ ही पोर्च में रुकी। घर के तमाम मर्द बाहर निकल आए। रेहान गाड़ी से उतरा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फतामंदी और जुनूनियत थी। वो पिछली सीट की तरफ पड़ा और बेहोश मिन्हा को बाहर निकाला। उसे कंधे पर डालकर वो बड़े बड़े ढक बढ़ता हुआ लाउंज की तरफ पड़ा। रेहान, ये क्या हरकत है? ये किसे लेकर आए हो तुम? अरहम खान और राफिया उसके पीछे भागे। लाउंज पहुंच कर रेहान ने मिन्हा को बेदर्दी से सोफे पर पटका। वो बेचारी बेहोशी के आलम में करा उठी। ये ले बाबा साहब, आगे दुश्मन की बेली। नुमान शाह की इज्जत हमारे कदमों में है, रेहान ने फातिहाना अंदाज में ऐलान किया। उसकी आवाज हवेली की दीवारों से टकराई। सभी दम साधे सोए पड़ी उस लड़की को देख रहे थे, जिसका सुर्ख जोड़ा जगह जगह से खराब हो चुका था और जेवरात बिखर चुके थे। अरबाज खान आगे बढ़े।
ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو ریان؟ یہ کیا جنون ہے؟ تم ایک لڑکی کو اغوا کر کے لائے ہو۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، کوئی ڈاکو نہیں۔ اسی اسنا میں منہا کو ہوش آنے لگا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے اپنے ارد گرد اجنبی چہروں اور اجنبی جگہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اچانک اسے وہ خوفناک لمحات یاد آئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا دوپٹہ سرک گیا اور اس نے جلدی سے درست کیا۔ سامنے ریان خان کھڑا تھا، وہی شخص جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ منہا کو اپنے اندر ایک انجانی سی طاقت محسوس ہوئی۔ شاید یہ عزت کے تحفظ کی طاقت تھی۔ وہ صوفے سے اٹھی اور بنا کچھ سوچے سمجھے پوری قوت سے ساتھ ریان کے گال پر تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز اتنی شدید تھی کہ پورے لاؤنج میں گونج گئی۔ سب کے سانس رک گئے۔ آج تک ریان پر انگلی اٹھانے کی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی، اور اس کم سن لڑکی نے سب کے سامنے سے تھپڑ مار دیا۔ ریان کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا۔ اس کی گال پر انگلیوں کے نشان ابھر آئے۔ کچھ لمحے کے لیے تو وہ سن رہ گیا، پھر آہستہ سے سیدھا ہوا۔ اب اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ ایک جہنم دہک رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ دہاڑا اور اگلے ہی پل اس نے منہا کی کلائی کو اپنی آہنی شکنجے میں جگڑ لیا اور اسے مڑوڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ منہا کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ چھوڑو مجھے، جانور ہو تم، درندے ہو۔ مجھے میری شادی سے کڈنیپ کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میں تمہیں جیل پہنچا دوں گی۔ میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے شیرنی کی طرح اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلا رہی تھی۔ ریان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید پیچھے کی طرف موڑا۔ وہ اسے توڑ دینا چاہتا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی، تم اس وقت ریان خان کی قید میں ہو۔ یہاں تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی تو صرف اٹھا کر لایا ہوں، آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارے باپ نے میری بہن کا رشتہ مانگا تھا نا، اب میں تمہیں چھوڑو اسے ریان۔ اچانک رافیہ نے آگے بڑھ کر ریان کو دھکا دیا اور بڑی مشکل سے منہا کو اس کی گرفت سے آزاد کرایا۔ منہا لڑکھڑا کر صوفے پر گری اور اپنا ہاتھ سہلانے لگی جس پر نیل پڑ چکا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ہوش میں آؤ، تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ رافیہ نے ریان کو جھنجھوڑا۔ جانتا ہو، نعمان شاہ کی بیٹی ہے، ہمارے دشمن کی اولاد ہے۔ ریان نے نفرت سے تھوکا۔ نہیں احمق انسان، یہ نعمان شاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ ارباز خان کی گرجدار آواز گونجی۔ یہ منہا ہے، ارسلان شاہ کی بیٹی، نعمان کے چھوٹے بھائی کی بیٹی، جو اس خاندانی جھگڑوں سے ہمیشہ دور رہا ہے، جو ایک شریف اور نیک نام انسان ہے۔ تم غلط لڑکی کو اٹھا لے ریان۔ یہ انکشاف ریان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے منہا کی طرف دیکھا جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نفرت اور حقارت اس کی آنکھوں میں بھی عیاں تھی۔ تو کیا ہوا؟ ریان نے ڈٹائی سے کہا۔ ہے تو شاہ خاندان کی ہی نا، خون تو وہی گندا ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے کہ نعمان کی بیٹی ہے یا ارسلان کی؟ ڈر تو ان سب کو برابر ہوگا نا جب ان کے گھر کی عزت یہاں روئے گی۔ بکواس بند کرو۔ ارحم خان نے آگے بڑھ کر ریان کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن پھر رک گئے۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم نے ہماری ناک کٹوا دی ہے ریان۔ ہم مظلوم تھے، ظالم نہیں تھے، لیکن آج تمہاری حرکت نے ہمیں مجرم بنا دیا ہے۔ تم نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی، اس کی شادی تھی آج۔ سوچو کیا گزر رہی ہوگی اس کے ماں باپ پر۔ منہا یہ سب سن کر پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ ہم لوگ کیسے انسان ہیں؟ میرا کیا قصور تھا؟ اس کا رونا سب کے دلوں پر بوجھ بن رہا تھا۔ مختار خان نے فیصلہ کن انداز میں لاٹھی زمین پر ماری۔ بس بہت ہو گیا تماشا ریان، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو واپس چھوڑ کے آؤ اور خود اس کے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگو گے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ میں معافی نہیں مانگوں گا بابا صاحب، ریحان چلایا، اور نہ اسے واپس چھوڑنے جاؤں گا۔ یہ اب میری قیدی ہے۔ یہ تمہاری انا کا مسئلہ نہیں، ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ رافیہ نے سختی سے کہا، اگر تم اسے واپس نہیں لے گئے تو پولیس آئے گی، اور پھر جو بدنامی ہوگی وہ اس زمین کے ٹکڑے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ ارسلان شاہ ایک شریف آدمی ہے، اس نے کبھی ہمارا برا نہیں چاہا۔ تم نے غلط بندے سے دشمنی مول لی ہے ریان۔ کافی دیر تک بحث و تکرار چلتی رہی۔ ریان اپنی ضد پر اڑا تھا اور گھر والے اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ آخر کار
باپ کی قسم دینے اور ماں کے رونے دھونے پر ریان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ٹھیک ہے؟ اسے دان پیستے ہوئے کہا چھوڑا تھا اسے، لیکن معافی کی امید مت رکھنا مجھ سے، رافعہ تم جاؤ ساتھ۔ ارباز خان نے کہا تو ریان بھڑک اٹھا، کیوں؟ کیا مجھے راستہ نہیں معلوم؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ میں بھاگ جاؤں گا؟ میں نے جو گند پھیلایا ہے اسے میں ہی صاف کروں گا، کسی اور کو میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے منہا کی طرف دیکھا جو کہ اب بھی سسک رہی تھی۔ اٹھو، اس نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ منہا نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ نفرت سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خوف نہیں تھا، صرف خالص نفرت تھی، اور یہ چیز ریان کو مزید مشتعل کر رہی تھی۔ شوق نہیں ہے مجھے تمہیں چھونے کا، چلو باہر۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ منہا کا دل کر رہا تھا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اپنی زندگی کے وہ دن وہ دلہن بن کر رخصت ہونے کے بجائے ایک دشمن کے ساتھ ویران راستوں پر جانے کے لیے مجبور تھی۔ یہ کیسی قسمت تھی اس کی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی، ریان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، ایک بار پھر اسی تاریک راستے پر گامزن تھے، لیکن اب کی بار گاڑی کے اندر کی خاموشی میں الفاظ نہیں بلکہ جذبات کا طوفان تھا۔ ایک طرف پچھتاوا اور غصہ تھا تو دوسری طرف نفرت اور بے بسی۔ ریان نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد اس لڑکی سے جان چھڑانا چاہتا تھا جو اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ختم نہیں ہونے والا، بلکہ یہ تو اس آزمائش کا آغاز ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ گاڑی شہر کی روشنیوں سے نکل کر گاڑی کے کچے گاؤں کے اور سنسان راستے بڑھا گئی، جہاں سے شاہوں کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ منہا کھڑکی سے باہر گھور رہی تھی اور آنسو مسلسل اس کی رخساروں کو بھگو رہے تھے، جبکہ ریان کی گرفت اسٹرنگ پر سخت تھی۔ اس کا دماغ ابھی بھی گھر والوں کی باتوں اور منہا کے تھپڑ کے درمیان الجھا ہوا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ میری ہار ہے۔ ریان نے خاموشی توڑی، اس کی آواز پار تھی۔ یہ صرف میرے باپ کا حکم ہے۔ منہا نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا۔ تمہاری ہار اسی وقت ہو گئی تھی جب تم نے ایک نہتی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم مرتے ہی ہو، بزدل ہو، صرف اندھیرے میں وار کرنا جانتے ہو۔ یہ الفاظ ریان کے سینے میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ زبان بند رکھو ورنہ۔ ابھی وہ فکرہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک سامنے سے تیز روشنی ان کی آنکھوں میں پڑی، اور کے ساتھ ہی گولیوں کی ترتراہٹ نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا۔ جھک جاؤ، ریان نے چیخ کر منہا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے نیچے دبایا۔ اگلے لمحے گاڑی کی ونڈو سکرین چکنا چور ہو گئی، شیشے کے ٹکڑے ان کے اوپر بکھر گئے۔ یہ حملہ اچانک اور شدید تھا، ریان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ اسے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ نعمان شاہ کے آدمی نہیں ہو سکتے، وہ اتنی جلدی ٹریس نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی تیسرا فریق تھا اور اس کا اندازہ درست تھا۔ یہ ملک فرہاد کے آدمی تھے جو کہ شاہوں اور خانوں کی دشمنی سے فائدہ اٹھا کر اپنا پرانا حساب برابر کرنا چاہتے تھے۔ ملک فرہاد کو مخبری ہو چکی تھی کہ شاہوں کی بیٹی خانوں کے لڑکے کے ساتھ ہے، اور اسے مار کر الزام خانوں پر لگا کر دونوں خاندانوں میں خونی جنگ کروانا چاہتا تھا۔ گاڑی بگاؤ، منہا خوف سے چلائی۔ گولیاں گاڑی کی باڈی سے ٹکرا کر چنگاڑیاں اڑا رہی تھی۔ ریان نے ایکسیلیٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ وہ ماہر ڈرائیور تھا۔ اس نے ذکر کرتے ہوئے گاڑی کو گولیوں کی زد سے بچانے کی کوشش کی۔ پیچھے دو کالی گاڑیاں ان کا تعاقب کر رہی تھی، جن میں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ ڈرنا مت، ریان نے دانت بھی چھڑکا، حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ حالات بہت خراب ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ منہا رو رہی تھی۔ اگر تم مجھے نہ لاتے تو آج میں اپنے گھر ہوتی۔ ریان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک ٹائر پر گولی لگی اور گاڑی بری طرح سے لہرائی۔ ریان نے اسے قابو کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن سامنے موڑ تھا اور گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تھی۔ بریک نے کام چھوڑ دیا تھا۔ گاڑی سڑک سے اتری اور کچے راستے پر پھسلتی سیدھی گہری کھائی کی طرف پڑی۔ پکڑ کے بیٹھو، ریان کی آواز اس کی اپنی چیخ میں دب گئی جب کھواری ہوا میں اچھلی اور نیچے موجود گہرے دریا اور پتھریلی زمین کی طرف گرنے لگی۔ منہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسے لگا یہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ گاڑی کلا بازیاں کھاتی ہوئی
नीचे गिरी। दांत से टकराने की खौफनाक आवाजें, शीशों का टूटना और फिर पानी का जोरदार छपाका। गाड़ी झील के किनारे से टकराती हुई आधी पानी में और आधी खुशकी पर जा गिरी। ऊपर सड़क पर गहरे खड़े मलिक फरहाद के आदमियों ने नीचे देखा, जहां से अब सिर्फ खामोशी आ रही थी। एक आदमी ने फोन निकाला और सख्त लहजे में कहा, काम हो गया मलिक साहब। खान का बेटा और शाह की बेटी दोनों जहन्नम वसल हो गए। उन्होंने इसे इख्तिताम समझा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कुदरत ने उन दोनों को अभी बहुत कुछ उनके लिए लिख रखा था। मौत इतनी आसानी से उन्हें छूने वाली नहीं थी, क्योंकि अभी तो इश्क और नफरत की जंग में उनका इम्तिहान शुरू होना बाकी था। गाड़ी पानी में डूब रही थी। ठंडा पानी तेजी से अंदर दाखिल हो रहा था। रेहान का सर स्ट्रिंग से टकराकर खून बह रहा था। उसने नीम आंखों से देखा। साथ वाली सीट पर मिरहा बेसुध पड़ी थी। पानी उसकी गर्दन तक पहुंच रहा था। अगर उसे ना निकालता तो वो डूब जाती। रेहान ने अपनी तकलीफ को फरामोश किया और उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और मिन्हा की तरफ लपका। उठो मिन्हा, आंखें खोलो। उसने उसे हिलाया। मिन्हा ने कोई हरकत नहीं की। रेहान ने पूरी ताकत लगाकर उस तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जाम हो चुका था। पानी अब उनके सीने तक आ गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। रेहान ने गाड़ी का पिछला दरवाजा लात मारकर खोलने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो थोड़ा सा खुला और उसने मिन्हा को बाजू में उठाकर पानी के दबाव के खिलाफ जंग लड़ते उसे बाहर निकाला। वो दोनों ठंडे पानी में तैरते हुए किनारे की तरफ बढ़े। रेहान की सांस फूल रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो उसे घसीटता हुआ खुशकी पर ले आया, खुद भी नढाल होकर उसके बराबर गिर गया। रात का सुलाटा, बहते हुए खून की गर्मी, भीगे हुए लिबास और मौत के मुंह से निकल के आने का एहसास। रेहान ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद बादलों की ओट से उन्हें दिख रहा था। उसे एहसास हुआ कि वो दुश्मन की बेटी को बचा लाया, लेकिन क्यों? क्या ये इंसानियत थी या कुछ और? अभी तो सफर बहुत तवील था और मंजिल नामालूम। उसने कराहते हुए करवट ली और बेहोश मिन्हा के चेहरे को देखा, जो चांदनी में और भी जर्द और मासूम लग रहा था। नफरत की जगह वो एक अजीब सी जिम्मेदारी के एहसास ने ले ली थी, क्योंकि अब वो दोनों अकेले थे उस वीरान जंगल में, जहां कोई अपना था न पराया, सिर्फ वो दोनों और कुदरत का लिखा हुआ खेल। रात का अंधेरा अपने अरूज पर था और जंगल की हवाएं किसी नोहागर की तरह साए साए कर रही थी। झील का पानी जो चंद में पेरे गाड़ी के गिरने से तलातुम में था, आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो रहा था। मगर किनारे पर पड़े दो वजूदों की जिंदगी में आया तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेयान खान ने खांसते हुए अपने फेफड़ों में बड़ा पानी बाहर निकाला और गहरी गहरी सांसें लेते अपनी पुश्त जमीन पर टिका दी। उसका पूरा जिस्म दर्द से चूर था। सर से बहने वाला खून अबरू से होता हुआ आंख में जो रहा था, लेकिन उस वक्त उसे अपनी तकलीफ का होश नहीं था। उसकी नजरें अपने बराबर में बेसत पड़ी मिन्हा पर जमी हुई थी, जिसका सुर्ख अरूसी जोड़ा पानी से भीग कर बारी हो चुका था और उसके नाजुक जिस्म से चिपका हुआ था। उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ चुकी थी और बिखरे हुए गीले बाल उसकी पेशानी पर लहर रहे थे। रान ने घुटनों के बल होकर उसे झिंझोड़ा, उठो, होश में आओ मिन्हा। उसकी आवाज में एक अनजाना सा खौफ था कि वो मर तो नहीं गई। ये ख्याल आते ही रेहान के दिल की धड़कन रुकने लगी। अगर उसे कुछ हो गया तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। ये दुश्मनी, ये अना, ये इंतकाम, सब एक तरफ, लेकिन एक मासूम जान का ज़िया वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे कांपते हाथों से उसकी नब्ज टिटोली। नब्ज चल रही थी मगर धीमी थी। उसे बेख्तियार मिन्हा के गाल थपथपाए। आंखें खोलो मिन्हा, खुदा के लिए आंखें खोलो। चंदमों की असाब जुगन खामोशी के बाद मिन्हा के जिस्म में हल्की सी जंबिश हुई। उसने तकलीफ से कराहते हुए पलके वाकी। उसके सामने आसमान पर चमकता चांद और रेहान का धुंधला चेहरा था। याददाश्त वापिस आने में चंद सेकंड लगे और जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो कहाँ पर है और किसके साथ है, उसके अंदर खौफ और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसे पूरी कुव्वत जमा करके रेहान को अपने सीने पर झुके देखकर उसे धक्का दिया, दूर हटो मुझसे। उसकी आवाज कमजोर थी मगर उसमें नफरत का जहर कूट कूट कर भरा था। वो लड़खड़ा कर उठने की कोशिश करने लगी, मगर भीगे हुए बाहरी लिबास और जिस्मानी चोटों ने उसे दोबारा जमीन पर गिरा दिया। रेहान जो उसे संभलने के लिए आगे बढ़ा था, मिन्हा के धक्के से पीछे हो गया। उसके चेहरे पर फिर वही सख्ती लौट आई।
शुक्र करो जिंदा हो, और मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुम्हें इस लोहे के ताबूत से बाहर निकाला, वरना अब तक मछलियों की खुराक बन चुकी होती। मिनाह ने नफरत से उसे घूरा। उसकी आंखों से आंसू और पानी के कतरे मिक्स होकर बह रहे थे। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? मुझे अगवा करने का? मेरी जिंदगी बर्बाद करने का, या मुझे इस हाल में पहुंचाने का? तुम कातिल हो रेहान खान। तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन तुमने मेरी रूह को मार दिया है। काश तुम मुझे इस पानी में मरने देते। तुम्हारे एहसान तले जीने से बेहतर था कि मैं मर जाती। उसके अल्फाज रेहान के दिल में नश्तर की तरह लगे। वो जानता था कि वो हक पर जानिब है। ये सारा किया धरा उसी का तो था, लेकिन उसकी मर्दाना अना उसे झुकने नहीं दे रही थी। मरने का इतना ही शौक है तो जाओ, छलांग लगा दो वापस उसी झील में। मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन जब तक मेरे साथ हो जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप की दहलीज तक जिंदा सलामत पहुंचाने का वादा कर चुका हूं। और रेहान खान अपना वादा नहीं तोड़ता। मुझे तुम्हारे वादों की जरूरत नहीं है। मिनाह ने चीख कर गाँव उठने की कोशिश की, लेकिन टखनों में शदीद मोच की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। रेहान ने बेसब्री से उसे बाजू से पकड़ा और खड़ा किया। डरामे बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग हमें मुर्दा समझकर चले गए हैं, लेकिन अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो वो वापस आ जाएंगे, और इस बार मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मीनाहा ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। मुझे मत छुओ, तुम्हारे हाथ मुझे जहर लगता है। रेहान ने इसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त कर दी, इतनी सख्त कि मीनाहा की आंखों में दर्द तैर गया। ये नखरे अपने महल के लिए संभाल कर रखो शहजादी। ये जंगल है, यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला सैकड़ों में होता है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे कदम से कदम मिलाकर कर चलना होगा, वरना यही जंगली जानवरों की खुराक बन जाओगी। उसने मिनाहा को तकरीबन घसीटते अपने साथ चलने पर मजबूर किया। मिनाहा रो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो रेहान को नोच ले, लेकिन वो बेबस थी। चारों तरफ घना जंगल और अंधेरा था। वो रास्ता भी नहीं जानती थी। मजबूरन उसे अपने बदतरीन दुश्मन के साए में पनाह लेनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ गांव में क्यामत का समा था। खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि खानों के बेटों ने शाहों की बेटी को अगवा कर लिया, और फिर उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ, और वो लापता है। अरसलान शाह जो कि शराफत और बुर्दबारी का पैकर था, आज एक जख्मी बाप की तरह तूफान बना खान हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे उसके खानदान के मसलह अफराद थे, और सामने खानों के आदमी बंदूकें ताने खड़े थे। फिजा में बारूद की बू महसूस हो रही थी। अरबाज खान खुद बाहर निकले। उनका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में शदीद दुख था। अरसान शाह, मैं जानता हूँ मेरा बेटा कसूरवार है। उसने जो किया वो नाकाबिले माफी, लेकिन खुदा गवाह है, हमने उसे उसी वक्त हुक्म दिया था कि वो तुम्हारी बेटी को वापस इज्जत से छोड़कर आए। वो रास्ते में था जब यह हादसा हुआ है। इसमें हमारी कोई साजिश नहीं है। अरसान शाह की आंखों में आंसू थे और लहजे में आग। मुझे साजिशों से गर्ज नहीं है अरबाज खान। मुझे मेरी बेटी चाहिए, वो फूल सी बच्ची जिसका उन दुश्मनियों से कोई लेना देना ही नहीं था। आज वो तुम्हारे बेटे की वजह से लापता है। लोग कह रहे कि गाड़ी दरिया में गिर गई है। अगर मेरी मिन्हा को एक खराश भी आई तो मैं इस हवेली की ईंट से ईंट बचा दूंगा। मैं शराफत को भूल जाऊंगा और वही करूंगा जो एक बाप अपनी बेटी के लिए करता है। मुख्तार खान भी व्हील चेयर पर बाहर आ गए थे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। शाह साहिब, हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। इस वक्त लड़ने का नहीं, ढूंढने का वक्त है। मेरा पोता भी लापता है। हमारे कलेजे भी छलनी है। हमें खबर मिली है कि ये हमला मलिक फरहाद के आदमी ने किया है। वो हम दोनों को लड़वा कर तमाशा देखना चाहता है। ये नाम सुनकर अरसान शाह चौंके। मलिक फरहाद इलाके का वो नासूर था जिससे सब वाकिफ थे। अगर ये सच है तो याद रखना खान, मेरी बेटी की हिफाजत अब तुम्हारे बेटे की जिम्मा है। अगर वो इसे बचा कर ना लाया तो हमारे दरमियान खून की नदियां बहेगी। माहौल इंतहाई कशीदा था। दोनों तरफ के नौजवानों की उंगलियां ट्रिगर्स पर थी, लेकिन बड़ों की मुदाखलत फिलहाल खून खराबा रोक दिया था। तहम दिलों में नफरत की खलिज मजीद गहरी हो चुकी थी। उधर जंगल की वीरानी में रेहान और मिन्हा का सफर जारी था। मिन्हा के लिए हर कदम उठाना दूभर हो रहा था। उसका बारी लिंगा झाड़ियों में अटक रहा था। पाँव में कांटे चुभ रहे थे और सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। वो बार बार गिरती और रेहान उसे बार बार
सख्ती से उठाता। तेज चलो, हम खुले आसमान तले नहीं रुक सकते। मैं और नहीं चल सकती। मिनहाल डढाल होकर एक दरख्त के नीचे तने से टेक लगाकर बैठ गई। उसका सांस फूल रहा था और पाँव से खून रस रहा था। तुम जाओ, मुझे यहीं मरने दो, वैसे भी तुम मुझे मारना ही चाहते थे ना। रेहान उसके सामने रुक गया। उसने देखा कि मिनहा वाकई हिम्मत हार चुकी है। उसके चेहरे पर थकन और कर्ब के आसार नुमाया थे। रेहान के दिल में एक लम्हे के लिए रहम पैदा हुआ, जिसे उसने फौरन झटक दिया। वो नीचे झुका और उसके चेहरे के करीब होकर बोला, मैं तुम्हें मारना चाहता था तो इस गाड़ी से निकालता ही रहा। मैं तुम्हें बचा कर लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। अब उठो, वरना मैं तुम्हें कंधों पे उठा लूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आएगा। मीना ने गुस्से से उसे देखा। तुम बहुत घटिया इंसान हो रेहान। तुम्हें औरत की इज्जत का कोई पास ही नहीं है। रेहान हंस पड़ा, एक तलख और सर्द हंसी। इज्जत? इज्जत की बात तुम शाह लोग ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हारे चाचा ने मेरी बहन का रिश्ता किस मुंह से मांगा था? कनीज बनाने के लिए? तब कहाँ थी तुम्हारी गैरत? मीना लाजवाब हो गई। उसे इस बात का इल्म नहीं था। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि उसे उसकी शादी से अगवा किया गया। मेरे बाबा ऐसे नहीं है और ना ही चाचा नुमान ऐसा कर सकते हैं। ये तुम लोगों का झूठ है। वक्त बताएगा कि कौन झूठा है। ईरान ने सर्द मेहरी से कहा और उसे बाजू से पकड़ कर उठाया। फिलहाल चलो। वो दोनों फिर से चलने लगे। जंगल गहरा होता जा रहा था। रात के साए डरावने होते जा रहे थे। उल्लू के बोलने की आवाजें, चिंगरों की आवाजें खौफ पैदा कर रही थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। मीना जो पहले ही डरी हुई थी, इस आवाज से उछल पड़ी और खौफ के मारे बिना कुछ सोचे रेहान की तरफ भागी। वो उससे टकरा गई और अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी। रेहान ने उसे गिरने से बचाने के लिए फौरन थाम लिया। मीना के दोनों हाथ रेहान के सीने पर थे और रेहान के बाजू उसकी कमर के गिर्द। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतने करीब कि वो एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। चांद की रोशनी छन छन कर उन पर पड़ रही थी। वक्त जैसे थम सा गया। मीना की बड़ी बड़ी खौफजदा आंखें रेहान की आंखों में जमी हुई थी, जहां उसे गुस्से की जगह कुछ और ही दिखाई दिया। शायद हैरत, या शायद एक अनजानी कशिश। मीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खौफ भूल गई और उस गुर्बत कुर्बत के शहर में खो गई। रेहान को भी एक अजीब सा एहसास हुआ। उस नाजुक लड़की का वजूद उसके हिसार में था। वो खुशबू जो कीचड़ और पानी की बू के बावजूद उसके लिबास से आ रही थी, रेहान की हवास पर छाने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका गुस्सा पिघल रहा है। उसे गैर इख्तियारी तौर पर अपनी गिरफ्त थोड़ी नरम की, लेकिन उसे छोड़ा नहीं। क्या हुआ? शेरनी डर गई। रेहान की आवाज भारी और सरगोशी नुमा थी, जिसमें तंज कम और शरारत ज्यादा थी। मिना को जैसे होश आया, वो एक झटके से पीछे हटी। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो रहा था। वो वो वहां कोई जानवर था, मैं समझी। वो हकला रही थी, अपने आप पर लानत बेच रही थी कि वो क्यों उसकी पनाह में गई। तुमने मुझे पकड़ा क्यों? रेहान ने ब्रूच गाया, क्योंकि तुम मुझ पर गिरी थी बीबी। अगर मैं ना पकड़ता तो तुम मुंह के बल गिरती। और वैसे भी अभी तो कह रही थी कि मेरे हाथ जहर है। तो अब जहर का असर हुआ या नहीं? वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। उसे मिन्हा का ये घबराया हुआ रूप उसके मगरूर रूप से ज्यादा भा रहा था। मिन्हा ने दुपट्टा दुरुस्त किया और रुख मोड़ लिया। बकवास बंद करो, चलो आगे, मुझे यहाँ नहीं रोकना। रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, एक हकीकी मुस्कुराहट जो इस कशीदा माहौल में गनीमत थी। अब रास्ता मैं बताऊंगा या तुम? वो आगे बढ़ा और झाड़ियों को हटाते हुए रास्ता बनाने लगा। मिन्हा खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी, लेकिन अब उसके दिल की हालत बदल चुकी थी। वो नफरत जो कुछ देर पहले तक पहाड़ जैसी थी, उसमें एक छोटी सी दरार पड़ गई थी। वो शख्स जो उसे शैतान लग रहा था, उसके लम्स में तहफ्फुज का एहसास क्यों था? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दूसरी तरफ रेहान के दिमाग में भी जंग छिड़ गई थी। वो उसे क्यों छेड़ रहा था? वो तो दुश्मन की बेटी है, उसे तो उससे नफरत करनी चाहिए। लेकिन जब वो उससे टकराई थी तो उसे ऐसा लगा कि वो किसी बहुत कीमती चीज को थामे हुए है। उसकी मासूमियत और खौफ ने उसके अंदर के मुहाफिज को जगा दिया था। खुद पे लगाम डालो रेहान खान, उसने खुद को डांटा। ये सिर्फ एक मजबूरी का साथ है। कल सुबह होते ही ये अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। चलते चलते रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था और वो दोनों वाकई थक चुके थे।
मिन्हा के कदम मन मन भर के हुए थे। उसे लग रहा था कि अब वो इंच भी मजीद नहीं चल सकेगी। बस रेहान, मैं अब नहीं चल सकती। चाहे शेर आए या चीता, मैं यहीं बैठूंगी। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। रेहान ने देखा कि वाकई उसकी हालत खराब है। वो खुद भी नडाल था। उसे चारों तरफ देखा। ये जगह निस्बतन महफूज लग रही थी। एक तरफ ऊंची चट्टान थी और सामने थोड़ी खुली जगह। ठीक है, आज रात यही क्याम करते हैं। सुबह सूरज निकलने के बाद रास्ता ढूंढेंगे। अंधेरे में भटकने का फायदा नहीं है। रेहान ने फैसला सुनाया और कुछ फासले पर बैठ गया। सर्दी बढ़ रही थी। दोनों के कपड़े गीले थे। मिनाह ठंड से कांप रही थी। उसके दांत बज रहे थे। उसे अपने बाजुओं को खुद के गिर्द लपेट लिया, लेकिन सर्द हवा जिस्म में सुइयां चबो रही थी। रेहान ने उसे कनखियों से देखा। उसे तरस आया। वो उठा और इधर उधर लकड़ियां ढूंढने लगा। खुशकिस्मती से उसे कुछ खुश्क टहनियां और पत्ते मिल गए जो एक गिरे हुए दरख्त के नीचे महफूज थे। उसने उन्हें इकट्ठा किया और अपनी जेब से वो लाइटर निकाला जो खुशकिस्मती से वाटर प्रूफ था। ये शायद पानी से बच गया था क्योंकि वो उसकी पैंट की अंदरूनी जेब में था। उसे बड़ी मुश्किल से आग जलाई। पहले धुआं उठा, फिर एक मदम सा शोला भड़क उठा। आग की गर्मी ने जैसे जिंदगी की उम्मीद जगा दी। रेहान ने मिन्हा की तरफ देखा जो अभी भी सुकड़ी हुई बैठी थी। यहाँ आ जाओ आग के पास, वरना नमूनिया से मर जाओगी और मैं तुम्हारी लाश उठाकर नहीं ले जा सकता। उसका लहजा रूखा था, लेकिन मकसद उसकी भलाई थी। मीना ने एक नजर उसे देखा, फिर आग की कशिश से इनकार न कर सकी। वो उठकर आग के करीब आई और बैठ गई। हरारत मिलते उसके जिस्म का तनाव कम हुआ। रेहान उसके सामने बैठा था। आग के शोलों में उसका चेहरा कभी रोशन होता, कभी तरीक। दोनों खामोश थे। सिर्फ लकड़ी के झटकने की आवाज आ रही थी। क्यों किया तुमने ऐसा रेहान? मीना ने अचानक पूछा। उसकी आवाज धीमी थी। तुम तो पढ़े लिखे हो, शहर में रहते हो, फिर ये जाहलों वाली हरकत क्यों? क्या तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया कि मेरी जिंदगी में क्या तूफान आएगा? रेहान लकड़ी से आग कुरेद रहा था। उसने सर उठाकर मीना को देखा। उसकी आंखों में पेशेमानी की परछाई थी, मगर उसे जाहिर नहीं होने देना चाहता था। जब बात गैरत की हो मीना, तो पढ़ाई लिखाई और तहजीब सब सानवी हो जाते हैं। तुम्हारे चचा ने मेरे बाप की पगड़ी उछाली थी, मेरी बहन की इज्जत पर बात की थी। मेरा खून खौल गया था। मुझे बदला लेना था, और बदला लेने वाला नताइज की परवाह नहीं करता। तो क्या बदला ले लिया तुमने? मीना ने तल्खी से पूछा। मुझे बर्बाद करके तुम्हारी बहन की इज्जत महफूज हो गई? नहीं रेहान, तुमने सिर्फ नफरत को बढ़ाया है। अब ये आग दोनों खानदानों को जला देगी। मेरे भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ना ही तुम्हारे घर वाले खामोश बैठेंगे। ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा, और इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी अना है। रेहान खामोश रहा। वो जानता था कि मिनाहा सच कह रही है। उसे जज्बाती होकर एक ऐसी जंग छेड़ दी थी जिसका अंजाम खौफनाक हो सकता था। जो होना था वो हो गया। अब बहस का फायदा नहीं। सो जाओ, सुबह सफर करना है। वो बात खत्म करके लेट गया और अपनी कलाई आंखों पर रख दी। वो मजीद उसके सवालों का सामना नहीं कर सकता था। मीना उसे देखती रही। ये अजीब शख्स था। कभी जालिम लगता था, कभी मुहाफिज, कभी मगरूर और कभी पेशेमान। वो समझ नहीं पा रही थी कि उससे नफरत करे या उससे अफसोस महसूस करे। थकावट इस कदर थी कि वो वहीं घुटनों पर सर रखकर लेट गई। नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लेकर, लेकिन ये नींद पुरसुकून नहीं थी। उसे ख्वाब में भी वही मंजर दिखाई दिए। गाड़ी का गिड्डा, फारी का शोर और फिर अंधेरा। अचानक वो हड़बड़ा कर उठी। नहीं, वो जोर से चिल्लाई। उसका सांस फूल रहा था। उसने इधर उधर देखा। आग बुझ चुकी थी और सिर्फ कोयले दहक रहे थे। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा खौफजदा करके वो ये थी कि रेहान वहां नहीं था। उसकी जगह खाली थी। रेहान, उसने आवाज दी। जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। रेहान, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में रोना शामिल हो गया। वो अकेली जंगल में रह गई थी। क्या वो उसे छोड़कर चला गया? क्या वो इतना बेहिस था? ये ख्याल आते ही उसकी आंसू बह निकले। तुम मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ गए रेहान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो घुटनों में मुंह देकर रोने लगी। अकेलेपन का खौफ उसे खाए जा रहा था। हर साया उसे भूत लग रहा था। हर आहट पर उसका दिल उछल रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से कदमों की आवाज आई। मीना ने डर कर सर उठाया। सामने से रेहान आता दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ जंगली फल और पानी की बोतल थी जो शायद वो गाड़ी से निकाल लाया था। ये कहीं से ढूंढी थी। मीना उसे देखते अपने जज्बात पर काबू न रख सकी।
وہ بھاگی اور جا کر اس کے سینے سے لگ گئی، اتنی زور سے کہ ریان کے ہاتھ سے پھل گر گئے۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ منہا اس کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ ریان کے ہاتھ فضا میں معلق تھے، وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن منہا کی لرزتی ہوئی حالت اور سسکیوں نے اس کے دل کو پگھلا دیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھے اور اسے دلاسا دیا۔ میں کہیں نہیں گیا تھا منہا، میں یہی ہوں، بس پانی ڈھونڈنے گیا تھا۔ چپ ہو جاؤ۔ منہا کو جیسے ہوش ہی نہیں تھا، وہ بس اس کے وجود سے لپٹی ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی زندگی کا واحد سہارا ہو۔ اس لمحے ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی خان اور شاہ نہیں تھا، بس دو ڈرے ہوئے انسان تھے جو ایک دوسرے میں پناہ تلاش کر رہے تھے۔ ریان نے اس کی نازکی کو محسوس کیا، وہ پھول کی طرح لرز رہی تھی۔ اس نے اسے خود سے تھوڑا الگ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے۔ دیکھو، میں آ گیا ہوں پاگل لڑکی، اتنا ڈرتی کیا ہو؟ میں تمہیں اس جنگل میں اکیلا چھوڑ کر نہیں بھاگنے والا، میں اتنا بھی کمینہ نہیں ہوں۔ منہا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور وہ بچوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے پھر سے اس کی سینے میں سر چھپا لیا، جسے دنیا کے ہر خطرے سے بچنے کی یہی واحد جگہ ہو۔ رام نے گہری سانس دی، اس کی دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہو رہی تھی۔ یہ قربت، یہ انحصار، یہ جذبات، یہ سب کچھ غلط تھا، لیکن اس وقت یہی سب سے بڑی سچائی تھی۔ دوسری طرف جہاں جنگل میں محبت اور انحصار کے نرم جذبات جنم لے رہے تھے، وہیں شہر میں نفرت کی آگ بھی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ حاج جو منہا کا بھائی تھا، اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ اسے زوار کے ساتھ مل کر ایک گھناؤنا پلان بنایا۔ رات کا سناٹا پورے شہر پر محیط تھا اور سڑکیں ویرانی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے جنہوں نے چاند کو اپنی اوٹ میں چھپا رکھا تھا، جسے قدرت بھی آنے والے وقت کی سنگینی پر پردہ ڈالنا چاہتی ہو۔ اسی طریقے میں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی تیزی سے خانوں کی حویلی کی جانب رواں دوا تھی۔ پچھلی سیٹ پر آروہی خان بیٹھی تھی جو ارباز خان کے لاڈلی بیٹی تھی اور ریان کی چہیتی بہن تھی۔ وہ اپنی قریبی سہیلی کی شادی کی تقریب سے واپس آ رہی تھی۔ اس کا لباس بھاری اور قیمتی تھا، ہاتھوں میں لگی مہندی کی خوشبو ابھی تازہ تھی اور جویلری کی چمک مدھم روشنی میں بھی دھمک رہی تھی، مگر اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ شادی کے ہنگامے بھی اسے گھر کی پریشانی نے چین نہیں لینے دیا تھا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ ریحان بھائی نے کچھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اپنی ماں کے گلے لگنا چاہتی تھی۔ برا ڈرائیور رحیم چاچا خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ شہر کی حدود سے نکل کر سنسان سڑک پر آ چکے تھے۔ وہ گاڑی کی طرف گاؤں کی طرف جاتی تھی اور جس کے دونوں طرف گھریں درختوں کی قطاریں تھی۔ آروہی نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ خوف کا ایک انجانا سایہ اس کے دل پر منڈلا رہا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس سڑک پر وہ جا رہی ہے وہاں موت اور ذلت گھاٹ لگائے بیٹھی ہے۔ اچانک سامنے سے 2 گاڑیوں کی تیز ہیڈ لائٹس نے ان کی گاڑی کو اندھا کر دیا۔ رحیم چاچا نے بوکھلا کر بریک لگائے۔ گاڑی ٹائروں کی چیخ کے ساتھ سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ پاتے، سامنے والی گاڑیوں سے 4 مسلح افراد باہر نکلے۔ ان میں سب سے آگے وہ حاج شاہ تھا جس کے چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی اور اس کے ساتھ کندھوں سے کندھا ملا کر کھڑا دوسرا شخص کوئی اور نہیں بلکہ زوار تھا، منہا کا ہونے والا شوہر۔ وہ شخص جس کے سر پر آج صحرا سجنا تھا مگر ریان خان کی وجہ سے اس کی بارات روانہ ہونے سے پہلے ہی لوٹ گئی تھی۔ زوار کی آنکھوں میں انتقام کی ایک ایسی آگ تھی جو سب کچھ بسم کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے شیروانی پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے تھے اور گریبان چاک تھا۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر ذہنی اذیت اور تذلیل سے گزرا ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلو۔ زوار نے قریب آ کر ڈرائیونگ سیٹ کے شیشے پر اپنی بندوق کی بٹ ماری۔ شیشہ کرچی کرچی ہو کر رحیم چاچا کے اوپر گرا۔ بوڑھے ڈرائیور نے ہاتھ جوڑ دیا۔ صاحب جی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہماری بیٹی بیٹھی ہے۔ بیٹی؟ وحاش نے کہکا لگایا، ایک ایسا کہکا جس میں درد اور جنون شامل تھا۔ ہماری بھی بیٹی تھی رحیم چاچا، جسے تمہارا ریان خان بڑی محفل میں اٹھا لے گیا، تب تمہیں بیٹی یاد نہیں آئی؟ زوار نے آگے بڑھ کر رحیم چاچا کو گریبان سے پکڑ کر باہر کسیلا اور زمین پر پٹک دیا۔ اس کے آدمیوں نے بوڑھے ڈرائیور کو گھیر لیا۔
जवार की नजरें अब पिछली सीट पर बैठी अरूही पर थी, जो कि खौफ से थर थर कांप रही थी, और उसने खुद को सीट के कोने में छुपा लिया था। जवार ने झटके से पिछला दरवाजा खोला। बाहर निकलो। उसकी आवाज में इतनी करिश्दगी थी कि अरूही की चीख निकल गई। नहीं भाई, मत करे, मेरा क्या कसूर है? अरूही ने रोते हुए कहा। उसके हाथ जुड़ गए। जवार ने दांत पीसते हुए कहा। अरूही का बाजू पकड़कर उसे बाहर खींचा। अरूही का कीमती जोड़ा दरवाजे में अटक कर फट गया। वो सड़क पर लड़खड़ाई। शरीफ था अरूही बीबी, लेकिन तुम्हारे भाई रेयान ने मुझे जानवर बना दिया है। आज मेरी सुहाग रात होनी थी, मिनहा मेरे पास होनी थी, लेकिन वो इसे किडनैप करके ले गया। मेरा तमाशा बना दिया पूरे शहर में। लोग मुझ पर हंस रहे हैं। अब मैं खानू का तमाशा बनाऊंगा। तुम रेयान की बहन हो ना, उसकी गारत हो ना। अब जब उसकी गारत मेरे पैरों में रुलेगी, तब मुझे पता चलेगा कि मर्द की अना पर चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। वहाश ने आगे बढ़कर जवार के कंधे पर हाथ रखा। जल्दी करो जवार, यहाँ से निकलना है, इससे पहले कि कोई आ जाए। अरूही चीखों पुकार कर रही थी। उसने वहाज के पैर पकड़ लिए। वहाज भाई, खुदा का वास्ता है, हमारी खानदानी दुश्मनी में मुझे मत घसीटे। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वहाज ने बेरहमी से अपना पैर छुड़ाया। उसकी आंखों में एक लम्हे को भी रहम नहीं आया। तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है कि तुम्हारे नाम के साथ खान लगता है। आंसू बचा कर रखो, अभी बहुत रोना पड़ेगा तुम्हें। उन्होंने जबरदस्ती अरूही को अपनी गाड़ी में डाला। वो मजामत करती रही। उसकी चूड़ियां टूट गई, उनके हाथों में चुप गई, मगर वो इंतकाम के नशे में चूर उन मुर्दों को मुर्दों को ना उसकी चीखें सुनाई दे रही थी और ना ही उनकी उसकी बेबसी दिखाई दे रही थी। रहीम चाचा, जो खून में लत पत सड़क पर पड़े थे, धुंधली नजरों से अपनी हवेली की इज्जत को लुटते हुए दिख रहे थे। गाड़ियां धूल उड़ाती वहां से गायब हो गई, और पीछे रह गया तो सिर्फ रात का अंधेरा और एक बूढ़े मुहाफिज की सिसकियां। जब रहीम चाचा ने गिरते फिरते हवेली पहुंचकर ये खबर सुनाई, तो खान हवेली में जैसे क्यामत सुगरा बरपा हो गई। अरबाज खान ने जब सुना कि उनकी फूल जैसी बेटी अरूही, जो कि शादी के कपड़ों में थी, उसे जवार और वहाज उठाकर ले गए, तो वो सीना पकड़कर जमीन पर बैठ गए। मार दिया, दुश्मनों ने मुझे जीते जी मार दिया। जवार भी शामिल था। वो तो मिन्हा का मंगेतर था। उसे मेरी बच्ची पर हाथ डाला। औरतों के रोने की आवाजों ने आसमान सर पर उठा लिया। रूही की माँ बेहोश हो गई। ये खबर सिर्फ हवेली तक महदूद ना रही, बल्कि रात के उस पहर पूरे गांव में तूफान की तरह फैल गई। लोग छतों पर चढ़ गए, सरगोशियां शोर में बदल गई। सुना तुमने? शाहों ने खानों की बेटी उठा ली, वो भी शादी से वापसी पर। जवान ने अपना बदला ले लिया। कहते हैं आग के बदले आग। गांव के चौक में लोग जमा होने लगे। खौफ और तजस्सुस मिला हुआ था। ये बहुत बुरा हुआ। रेहान ने गलती की थी, मगर वहाज और जवार ने तो हद ही कर दी। रात के अंधेरे में एक नहती लड़की को उठाया। अब ये मामला पंचायतों से हल नहीं होगा, अब सिर्फ बंदूकें फैसला करेगी। हर जुबान पर एक ही अफसाना था। कोई जवार की मजलूमियत का किस्सा सुना रहा था कि कैसे उसकी दुल्हन छीन ली गई, तो वो दरिंदा बन गया, तो कोई अरूही की बेगुनाही पर आंसू बहा रहा था। दुश्मनी अब दो खानदानों से निकलकर पूरे इलाके की गैरत का मसला बन चुकी थी। फिजा में कैसी कशीदगी थी कि लगता था कि जरा सी चंगारी सब कुछ जला देगी। दूसरी तरफ शाहविलास के कैद खाने में वहाज और जवार अरूही को लिए पहुंचे। उन्होंने उसे एक अंधेरे कमरे में धक्का दिया। अरूही कलीन पर गिरी। उसका मेकअप आंसुओं से खराब हो चुका था और भारी लिबास जगह जगह से फट चुका था। उठकर दीवार के साथ लग गई। सामने जवार खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। आरोही ने खौफ से आंखें बंद कर ली। देखो इसे वाज, जवार चलाया। ये है खानों की इज्जत। आज से ये हमारे रहमो करम पर है। रेहान खान ने मेरी रात काली की थी ना, आज उसके घर की रोशनी इस अंधेरे कमरे में कैद है। वहां से दरवाजे पर खड़े होकर सर्द लहजे में कहा, जब तक मिन्हा वापस नहीं आती, ये लड़की यही रहेगी। और जवार, ये तुम्हारी अमानत है। इसके साथ वही सलूक करना जो रेहान मेरी बहन के साथ कर रहा होगा। हिसाब बराबर होना चाहिए। आरोही ने रोते हुए हाथ जोड़े। मुझे घर जाने दे। मैं वादा करती हूँ, मैं भाई से कहकर विल्लाह को वापस बुला लूंगी। मुझे मत कैद करे। जवार ने चुपकर उसके चेहरे को गौर से देखा। बहुत देर हो चुकी है रूही खान, अब फैसले वापसी के लिए बर्बादी के होंगे।
तुम यहाँ रहोगी और हर पल दुआ करोगी कि मिन्हा वापस आ जाए, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत मांगोगी तो वो भी नहीं तुम्हें मिलेगी। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। तारीकी ने आरूही को निगल लिया। वो जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। बाहर गांव में नारे लग रहे थे, गोलियां चल रही थी, और अंदर एक मासूम लड़की दो मर्दों की अनाकी भेंट चढ़ चुकी थी। रात अभी बाकी थी और वहशत का रक्स अभी शुरू हुआ था। जंग का दायरा वसी हो चुका था। अब दो बेटियां दुश्मनों की कैद में थी। एक तरफ जंगल में रेहान और मिलाहा कुदरत के रहमो करम पर थे और एक ऊंचा ऊंचा एक बंधन में बंध रहे थे, तो दूसरी तरफ अरूही कैद खाने की तरीकी में खौफजदा बैठी थी। रेहान और मिलाहा जो एक नई पेशरफत से बेखबर थे, अभी तक एक दूसरे के हिसार में खड़े थे कि अचानक एक खौफनाक धाड़ ने जंगल को हिला कर रख दिया। ये किसी आम जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि शेर की दहाड़ थी जो कि बहुत करीब से आई थी। मिन्हा का खून खुश हो गया। वो रेहान में सिमट गई। रेहान ने इसे फौरन अपने पीछे किया और वो चौंकना होकर उस सिम देखा जहां से आवाज आई थी। झाड़ियों के दरमियान दो चमकती हुई खूनख्वार आंखें उन्हें घूर रही थी। खतरा अब उनके सर पर खड़ा था। उनके पास ना कोई हथियार था, ना छुपने की जगह, सिर्फ एक दूसरे का साथ था। अगर आप चाहते हैं कि कहानी जल्दी आगे बढ़े तो लाइक करें, कमेंट में जल्दी अपलोड करो या पार्ट 2 चाहिए लिखें। सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी ज़्यादा लाइक्स प्लस कमेंट्स प्लस सब्सक्राइब होंगे, उतनी ही जल्दी नॉवल का दूसरा हिस्सा लाया जाएगा। अब फैसला आपका है, क्या ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए या फिर आगे बढ़े।